गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डीपीएस हंट यूट्यूब चैनल पे। डियर्स, जैसा कि आप सभी को हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सीरीज को क्या कर दिए, लास्ट के पड़ाव पे लाके छोड़ दिए हैं। हम लोग ने सभी मिलकर क्या किया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लगभग चैप्टर समाप्त कर दिया है। तो कौन कौन बचा हुआ है डियर्स? मेरा बचा हुआ जो चैप्टर है उसमें से मेरा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बचा हुआ है। दूसरा हमारा क्वालिटीज बचा हुआ है, क्वालिटी टूल्स, ठीक है। तीसरा मेरा बचा हुआ है इंग्लिश लिटरेसी। तो इस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन कर ही रहे थे, तैयारी कर रहे थे, ताकि 1 से 2 दिन में आज हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का क्वेश्चन जितना भी हो सकता था कवर कर देते। उसके बाद दो सेशन हम एक में ला करके कल हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ख़त्म कर देते। ये हम करने ही वाले थे। तब क्या कर दिया, एक नया क्वेश्चन लॉन्च कर दिया किसने? डीजीटी ने। उसने क्या किया, एक फिर नया पीडीएफ ला दिया है जिसमें से थोड़ा सा बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया है कि उसमें कुछ न्यू चैप्टर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्यू चैप्टर ऐड कर दिया गया तो थोड़ा सा बच्चा को तो परेशानी होगा ही, क्योंकि जो बच्चा अपना माइंड सेट में लेके चल रहा था कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, लेकिन अचानक जब कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दे तो जाहिर से बच्चा में पैनिक फैलेगा। तो पैनिक नहीं फैलाना, टेंशन नहीं लेना। जो बच्चा हमसे क्लास किया है तो क्या किया है, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देखा है, अच्छा से देखा है, तो उसका अगर थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर दिया तो घबराने की बात नहीं है, वो जवाब दे ही देगा। जब मेरा चैप्टर 1 है, हम उसका कंसेप्ट ले लिए हैं क्वेश्चन से, तो किसी भी प्रकार का पूछे, फैक्ट्री एक्ट पूछे या तुम्हारा लेबर एक्ट पूछे, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हम ज़रूर जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। तो जो भी नया चैप्टर आया है ना, अब हम क्या करेंगे, उस नया चैप्टर को पहले हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लासेस में। उसके बाद जो नया पीडीएफ आया है उस पीडीएफ को मैं अपना ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सभी आप लोग को सभी जितना भी सभी ट्रेड है, ऑल ट्रेड का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का। खास करके जो अभी चेंज किया, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो बदलाव किया पहला, दूसरा बदलाव आया किसमें, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा का जो ट्रेड थ्योरी है उसका भी नया पीडीएफ अपलोड किया गया। तो जो नया पीडीएफ अपलोड हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि होगा डीपीएस हंट के नाम से, ठीक है, डीपीएस हंट के नाम से। तो इसमें सभी बच्चा मेरा ज्वाइन कर लेगा और पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। देखो बाबू, तुम लोग बोलेगा कि सर क्वेश्चन आप इंग्लिश में क्यों देते हैं? तो जो भी आपका वेबसाइट में दिया हुआ है ना, आपको पढ़ने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल दिया गया है भारत सरकार के वेबसाइट पे, उसमें इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो हो सकता है शायद आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिले, तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करके रखिए, अभी से उस मेंटलिटी को तैयार करके रखिए कि इंग्लिश में भी आए तो हमको घबराना नहीं है। क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, हम तो हिंदी में भी बात कर रहे हैं, हिंदी में ही समझा रहे हैं, तो क्या आपके पे आसमान टूट पड़ गया है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि अधिक मात्रा में मार्केट का एक्सेस पाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला, लाइसेंसिंग के द्वारा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुलेगा तो लाइसेंस तो बना हुआ ही रहेगा, कि इसका प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरा, कोलैबोरेशन, ये हो सकता है। कोलैबोरेशन जब 2 व्यक्ति या 2 इंडस्ट्री आपस में कोलैबोरेट करता है अपने फ्यूचर के लिए, आप इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। हाँ, उससे भी बड़ा चीज़ होता है ज्वाइंट वेंचर। जैसे कभी कभी आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि महिंद्रा ने टाटा के साथ ज्वाइंट वेंचर किया। तो 2 जब महारत्न कंपनी, बड़ा कंपनी एक दूसरे से मिल करके कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करती है, उसे हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए क्विकली, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर। क्योंकि कोई भी मान लिया स्मॉल इंडस्ट्री है,
ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री है, वो बड़ा इंडस्ट्री जैसे टाटा जैसे बड़ा इंडस्ट्री से ज्वाइंट वेंचर कर लेगा तो कितना बड़ा उसका नाम हो जाएगा, अरे ये टाटा के साथ वर्क कर रहा है तो इसका प्रमोशन अपने आप हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर आपका ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। और कोलैबोरेशन जो होता है दो बराबर लेवल के कंपनी में होता है, इसलिए ज्वाइंट वेंचर राइट आंसर होगा। उसके बाद है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोई प्रमोट करने का कोई क्विकली तरीका नहीं है, दूसरा टर्म आ जाता है, एक्सपेक्ट आ जाता है, तो आपका सीधा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और घबराना आप लोग को बिल्कुल भी नहीं, जो आप पढ़िएगा, आप अगर दिमाग से पढ़ रहे हैं, हम रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे, बार बार हम शुरू से ही कहते आ रहे थे कि थोड़ा सा भी चेंज लाए, क्वेश्चन में ट्विस्ट आए, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। कब कब आप अच्छा से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान दीजिएगा, यानी कि जैसे तैसे बस ऑप्शन रट लो, फिर अचानक एग्जाम देने से पहले ही चेंज कर दे कुछ तो आपको टेंशन में आ जाना है, ऐसा नहीं करना है, इसलिए क्लास अच्छा से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन हमारा है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। देखो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, तो इंटरप्राइजेज पहले क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज क्या होता है। तो इंटरप्राइजेज कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, अगर कोई भी उद्यमी जैसे टाटा बिरला बड़ा बड़ा क्या एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, तो वह क्या करता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के द्वारा जिस चीज़ को खड़ा करता है, जैसे हम क्या कहते हैं बड़ा दुकान, तो इंडस्ट्री को खड़ा करता है, उसी इंडस्ट्री को कहते हैं एंटरप्राइजेज, है ना, एंटरप्राइजेज है। तो एंटरप्राइजेज मुख्यतः इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, दूसरा हमारा आता है सर्विस इंटरप्राइजेज। तो जितने भी इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट को बना रहा है, जैसे चिप्स बनाता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के अंतर्गत आता है, या कोई भी चीज़ बादाम का कोई भी चीज़ बना रहा है या साड़ी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के अंतर्गत आएगा। और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बैंक हो गया, बैंक क्या कर रहा है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको पैसा रखने के लिए, जैसे आपका TCS हो गया, TCS क्या कर रहा है एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपका। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री आपको किस में आता है सर्विस इंटरप्राइजेज में। तो यहाँ पे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज का स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसका स्टेटस हम डिसाइड करते हैं उसके प्लांट एंड मशीनरी में कितना खर्चा किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या मैन्युफैक्चर किससे होगा, मशीन से होगा, और कितना बड़ा प्लांट है उससे होगा। तो जितना ज़्यादा मशीन होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें होगा, तो उसी से इसका स्टेटस पता चल जाएगा, इसके पास इतना मशीन है, इतना प्लांट है, जिसके पास इतना बड़ा उत्पादन क्षमता करने का एबिलिटी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सैलरी, बिल्कुल नहीं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय से कभी भी कोई भी इंडस्ट्री का जो है स्टेटस नहीं डिसाइड करते, ना तो वर्किंग कैपिटल से, बिल्डिंग एंड लैंड से बिल्कुल नहीं, तो हम करते हैं किससे सी से, प्लांट एंड मशीनरी से। तो सी द राइट आंसर होगा इसका आपका मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन इज करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केट कैन रीच कस्टमर्स। देखो कोई भी प्रोडक्ट आएगा ना, तो प्रोडक्ट को बनाएगा कौन एंटरप्राइजेज, तो जो प्रोडक्ट बनाता है उस एंटरप्राइजेज को कहते हैं मैन्युफैक्चरर एंटरप्राइजेज, है ना, मैन्युफैक्चरर एंटरप्राइजेज। तो मैन्युफैक्चरर जो रहेगा या इंडस्ट्री जो रहेगा जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो कस्टमर के पास कैसे क्या डायरेक्ट पहुंचाता है या कोई चैनल होता है। तो कोई भी इंडस्ट्री कभी भी कस्टमर से डायरेक्ट डील नहीं करता है, उसके बीच में क्या होता है एक माध्यम होता है। तो इसका 3-4 माध्यम होता है, 3-4 चैनल होता है, जिसमें कभी कभी क्या करता है मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करता है, कभी कभी क्या करता है मैन्युफैक्चरर पहले देता है, मैन्युफैक्चरर पहले देगा इसको कंज्यूमर को, सॉरी कंज्यूमर को होलसेल को सॉरी, मैन्युफैक्चरर आपको देगा होलसेल को, ठीक है, होलसेल फिर देगा आपको रिटेलर को, फिर रिटेलर आपको देगा कस्टमर को। तो ये आपका सीरियल सीक्वेंस होगा हायर टू लोअर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पहला ऑप्शन मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट रिटेलर को कर दिया है, तो ये गलत है। मैन्युफैक्चरर से पहले होलसेल आएगा, होलसेल के बाद रिटेलर आएगा, उसके बाद रिटेलर के बाद आपके कस्टमर के पास जाएगा, तो इसका सीक्वेंस गलत है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के बाद रिटेलर, नहीं, मैन्युफैक्चरर के बाद रिटेलर हो सकता था, उसके बाद कस्टमर, ये तो उल्टा कर दिया, मैन्युफैक्चरर कस्टमर, ये गलत ऑप्शन हो गया। तीसरा है मैन्युफैक्चरर के बाद रिटेलर, हाँ देखिए मैन्युफैक्चरर इससे छोटा है रिटेलर, उसके बाद कस्टमर, ये आपका सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन निचला पहले देखते हैं, मैन्युफैक्चरर के बाद रिटेलर के बाद कस्टमर। देखो यहाँ भी सीक्वेंस गलत कर दिया, अगर यही होलसेल मैन्युफैक्चरर के बाद रहता, दूसरा स्थान पे होलसेल रहता, तीसरा स्थान पे रहता, चौथा पे है, तो डी आंसर राइट हो जाता। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। और देखो
अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के बाद अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के बाद आपका होलसेल रहता, फिर आपका रिटेलर रहता, फिर कस्टमर रहता, तो ये आपका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे ये मिसिंग है, तो इसके बाद ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सी में ये दिया हुआ, इसलिए सी से आंसर सही हो गया। तो देखो यहाँ पे 3-4 चैनल हम दिखा दिए। कभी कभी क्या करता है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को से डील करता है, कभी कभी मैन्युफैक्चरर देता है रिटेलर को, और रिटेलर फिर देता है कस्टमर को। कभी कभी क्या करता है, मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट होलसेल के पास आता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर फिर कस्टमर को देता है। और कभी कभी मैन्युफैक्चरर के बाद एजेंट कोई रहता है, और एजेंट डील करता है होलसेलर से, और होलसेलर रिटेलर से, रिटेलर फिर कस्टमर से। इस प्रकार से जितने प्रकार के चैनल बन सकते थे उसको हम दे दिए हैं। तो इससे थोड़ा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग करते हैं तो आप लोग आराम से इसका नाम सुने होंगे, या जो भी कंप्यूटर का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो बोलता है ना अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग में सीधे आता है किसका नाम, डायरेक्ट टैली का नाम आता है ना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत है नहीं। टैली क्या है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम अकाउंटिंग से होते किसी चीज़ को जोड़ घटाव करना या कोई भी लिस्ट बनाना, चार्ट प्रिपेयर करना, ये सब हम अकाउंटिंग के द्वारा सीख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। देखो जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है ना उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर, ENTREPENEUR। तो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला एंटरप्रेन्योर का नाम अगर सुनते होंगे तो आपके दिमाग में सीधे नाम आता होगा टाटा का, सीधे नाम आता होगा बिरला का, सीधे नाम आता होगा अडानी अंबानी। तो ये सब क्या है, शुरू में बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था और आज एक अपने क्षेत्र में एक टाइकून बन गया है। तो मर्चेंट व्यापारी नहीं कहते हैं उसको, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजनेसमैन भी नहीं कहते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव तो इसके नीचे का पोस्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका मेरा क्या हो गया, इज द राइट आंसर। अब देखो एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं और एंटरप्राइजेज कैसे बनाता है इसे देख लो, है ना। देखो एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग्स टू आवर माइंड, जब हमारे दिमाग में एंटरप्रेन्योर्स का दिमाग आता है तो वेरी फेमस बिजनेस टाइकून्स याद आते हैं। कौन कौन, जैसे लाइक टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब। हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम, कैसे ये एक दूसरे से अलग है, क्योंकि इसके पास कौन सा चीज़ का हुनर है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होने के कारण ये आम लोगों से अलग हो जाता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनता है, एंटरप्रेन्योर्स का जरूरत केवल लार्ज बिजनेस में नहीं होता। देखो इट इज़ नॉट दैट ओनली बिग बिजनेस पर्सन रिक्वायर्स एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। यह कोई ज़रूरत नहीं है कि जो बड़ा बिजनेस करता है उसी को एंटरप्रेन्योरशिप आना चाहिए। यह जो है ना, इवन टू स्टार्ट आवर ओन स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए हमको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की आवश्यकता होती है, ताकि हम उस बिजनेस में सक्सेसफुली जो है आगे बढ़त बना सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस को स्टार्ट करता है किस हुनर के द्वारा, जिस हुनर के द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के द्वारा क्या करता है उसको करता है। इसी के बिजनेसमैन के पास यही स्किल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होता है, इसीलिए हम से वो अलग होता है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के द्वारा जिस चीज़ को खड़ा करता है, जो इंडस्ट्री को खड़ा करता है, उसे हम एंटरप्राइजेज कहते हैं। क्या करते हैं, इंटरप्राइज, कोई भी बड़ा इंडस्ट्री। ठीक है, इंटरप्राइज। हाँ, तो देखो इसको क्या कहते हैं, उद्यमी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके स्किल्स को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। इस स्किल के द्वारा जिस चीज़ को खड़ा करता है उसे एंटरप्राइज या इंडस्ट्री कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक व्यक्ति को कहते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है, और इसके द्वारा जो मेरा रिजल्ट मिलता है उसे एंटरप्राइज कहते हैं, ये रिजल्ट। तो इस तरह से जो भी हो सकता था, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता था, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्स। जब हम छोटे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और बड़े बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उसमें अंतर क्या रहेगा। जब छोटे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कम लोगों की ज़रूरत होगी, जब बड़े बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो अधिक लोगों की ज़रूरत होगी। तो जाहिर सी बात है, इसका कोई भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। लेस नंबर्स ऑफ पर्सनस, लार्ज स्केल पे जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कम पीपल का जरूरत होगा, नहीं, गलत। लेस नंबर ऑफ कैपिटल, बिल्कुल गलत। जब लार्ज, जैसे ही बड़ा करेंगे बिजनेस को तो पैसा भी बड़ा लगेगा, पर्सन भी बड़ा लगेगा। हाँ, मोर नंबर ऑफ पीपल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्मॉल मशीन एंड टूल्स, स्मॉल कभी लगेगा, स्मॉल बिजनेस रहेगा तब ना कम लगेगा। अगर ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा लोग, ज़्यादा मशीन चाहिए, तो आपका सी द राइट आंसर होगा। ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म एज्ड। देखो एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टर, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्ट तो बाद में करता है, पहले वो एंटरप्रेन्योरशिप जो सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करता है ना, जो खुद से अपना बिजनेस को ओन करता है,
चलाता है या क्रिएट करता है नया बिजनेस, उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एम्प्लॉयर भी नहीं कहते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो जहाँ पे सेल्फ वर्ड आ गया ना, सेल्फ मतलब वो खुद क्रिएट किया उस बिजनेस को, जब खुद स्टार्ट करता है तो उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और उस स्किल को एंटरप्रेन्योर, और उस स्किल को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सेल्फ वाला आएगा, तो सी इज द राइट आंसर होगा, एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे भी आपका दिमाग से बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। देखो बाबू, हम कोई भी इंडस्ट्री खड़ा करते हैं, इंटरप्राइज बनाते हैं, तो वो या तो बहुत छोटा हो सकता है, या तो उससे बड़ा थोड़ा हो सकता है, या तो मीडियम साइज का हो सकता है, या तो लार्ज स्केल पे हो सकता है। तो उसी के हिसाब से हम क्या किए हैं, एक कैटेगरी बना दिए जिसे हम कहते हैं एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई में होता है एम फॉर माइक्रो, ठीक है, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, और ये फॉर इंटरप्राइजेज। तो सबसे छोटा इंडस्ट्री जो होता है उसे हम माइक्रो इंडस्ट्री कहते हैं, और उससे जो तो बड़ा होता है स्मॉल, और उससे बड़ा होता है और मीडियम। तो कैसे हम पता करेंगे कोई भी माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल है, मीडियम है, कैसे पता करेंगे? तो कैपिटल कितना उसमें गेन किया, कैपिटल कितना खर्च किया मशीन और प्लांट पे, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इस पे अंतर डिवाइड करते हैं। जैसे जो माइक्रो इंडस्ट्री रहेगा ना, ये माइक्रो वाला, ये 25 लाख तक मैक्सिमम कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 25 लाख तक। और जैसे ही 25 लाख से ये पार करेगा कितना तक, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा तो ये हमारा स्मॉल में कहलाएगा। और जैसे ही 5 करोड़ से ऊपर चल जाएगा तो हमारा किस चीज़ में आएगा, वो मीडियम में कहलाएगा। 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में चल जाएगा तो वो मीडियम इंटरप्राइज में। तो यहाँ मीडियम का ही पूछ रहा है ना, मीडियम का, देखो ये मीडियम का कह रहा है, तो मीडियम का आपका राइट आंसर क्या होगा, 5 करोड़ से 10 करोड़, ये बोला डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देखो एक चीज़ इसमें और समझना है, यहाँ पे हम बताए थे कि एंटरप्राइजेज जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक सर्विस एंटरप्राइजेज और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का पूछ रहा है और हम मैन्युफैक्चरिंग का ही बताए। यदि आपसे कोई सर्विस इंटरप्राइजेज का पूछ दे, या तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके सर्विस के बारे में बता दे, तो इसके बारे में भी हमको क्या करना है, बता देना है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या कर दिए हैं, ये तो हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज का हम बताएं दिए। माइक्रो का 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट में होता है, और स्मॉल का 25 से 5 करोड़, और मीडियम का 5 से 10 करोड़। अगर सर्विस इंटरप्राइजेज का पूछे तो माइक्रो सर्विस इंटरप्राइजेज में 10 लाख तक का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद स्मॉल में 2 करोड़ तक के, 10 से 2 करोड़, और 2 करोड़ से 5 करोड़ हम मीडियम इंटरप्राइजेज में करते हैं, सर्विस वाले में। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग जवाब दे पाइएगा। ठीक है, ये सब निमी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, यही पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमएसएमई स्टैंड्स फॉर, अभी पढ़ा है ना एमएसएमई किस चीज़ को कहता है, अभी फुल फॉर्म बताए थे, क्या बताए थे, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम। तो देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम खोलो, यहाँ पे देखो माइक्रो है, गुड है, एस फॉर स्केल हो गया, गलत ऑप्शन हो गया, माइक्रो है, माइक्रो नहीं है तो ऐसे गलत हो गया। तीसरा में माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम इंटरप्राइजेज, तो सी इज द राइट आंसर होगा। डी भी देख लेते हैं, माइनर है तो पहले गलत हो गया, तो कुल मिलाकर के सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एम फॉर होता है माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द एंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नॉन एज। अभी बताए थे ना कि इंटरप्राइजेज को 2 भागों में बांटा गया है, एक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और दूसरा सर्विस। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एंटरप्राइजेज होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज कहते हैं, तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। अगर सर्विस से रिलेटेड जो एंटरप्राइजेज के बारे में क्वेश्चन पूछता तो भी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन शॉर्ट एनालिसिस एस स्टैंड्स फॉर। देखो शॉर्ट होता है ना, वो शॉर्ट क्या होता है, किसी भी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी कामों को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस। तो शॉर्ट क्या होता है, एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर होता है वीकनेस, ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटी, टी फॉर होता है थ्रेट। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ देखेंगे, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, किस किस चीज़ों में हम अच्छा हैं, तो अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से ही कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपना वीकनेस भी देख लेंगे, मेरा क्या क्या कमियां हैं मेरे अंदर, उसको भी देख लेंगे ताकि आगे चल के ये दिक्कत ना क्रिएट करे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, किस किस चीज़ों में मेरे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है
ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी इस चीज़ों का है, हम काम दूसरी चीज़ों का कर रहे हैं, तो इसको भी देखना रहता है। उसके बाद थ्रेट क्या क्या आ सकता है, जब हम इस कामों को शुरू करेंगे तो क्या क्या इसके अंदर परेशानियाँ आ सकती है, क्या क्या दुविधा आ सकती है। तो इन चारों एनालिसिस करने के बाद ही हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसे SWOT एनालिसिस। तो SWOT एनालिसिस का आप लोग को फुल फॉर्म पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है एस किसके लिए है, तो एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इज द बी में है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। इसके अलावा भी डब्ल्यू का पूछे, ओ का पूछे, टी का पूछे, किसी का भी पूछे तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, तो बी इज द राइट आंसर। देखो इसका हम अच्छा से एक स्लाइड बना दिए हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको पढ़ लेना है। अच्छा एक चीज़ और होता है, SWOT एनालिसिस को दो चीज़ों में बांटते हैं, पहला होता है इंटरनल फैक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में होता है ना, मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो बताता है उसे हम इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत रखते हैं। तो बोलेगा इसमें इंटरनल फैक्टर क्या है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अपॉर्चुनिटी थ्रेट बाहरी चीज़ों से आ सकता है, लेकिन मेरे अंदर क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये मेरा अंदर है, इसलिए इसे इंटरनल फैक्टर कहते हैं। और जिसको डिटेल में पढ़ना है ये स्लाइड को आराम से पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन SWOT एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। देखो SWOT एनालिसिस का फुल फॉर्म हम देख लिए, SWOट एनालिसिस क्या ये भी देख लिए, आपको रहा इसमें क्या हेल्पफुल है। तो इसमें पढ़े ना, दो चीज़ होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। तो हेल्पफुल हमारा क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, थ्रेट वीकनेस, थ्रेट अपॉर्चुनिटी। देखो मेरे पास हेल्पफुल क्या हो सकता है, इसमें आपका हेल्पफुल होगा आपके लिए स्ट्रेंथ, पहला मजबूती जो है, ठीक है, वो आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। दूसरा आपका अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, वो आपका स्ट्रेंथ है। लेकिन वीकनेस जो है और थ्रेट है ये आपके लिए हानि क्रिएट कर सकता है, वो लाभदायक चीज़ है। इसको ध्यान में इसलिए रखते हैं ताकि मेरा बिजनेस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं बिजनेस में, तो ये हमको वीकनेस से पहले ही ध्यान में रखना होगा, थ्रेट। और हेल्पफुल मेरा क्या क्या होता है, हेल्पफुल स्ट्रेंथ हमको हेल्प करेगा और अपॉर्चुनिटी हेल्प करेगा बिजनेस को ग्रो करने में। तो देखो ना पेयर कौन सा होगा, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी किस में, बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन अ इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा जो भी इंडिया है, देश है, तो उसका विकास होता है, तो उसके विकास में एंटरप्रेन्योर का भी योगदान रहता है, ठीक है। तो जब पूरे कंट्री का विकास होता है तो उसे कहते हैं क्या, जीडीपी मेरा बढ़ गया, जीडीपी घट गया। तो क्या चीज़ का विकास करता है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं, बेरोजगारी को जनरेट करता है। ये एंटरप्रेन्योर का तो एकदम विपरीत में दिशा में जा रहा है आंसर, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है स्टेगनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कम करता है, नहीं वो बढ़ाता है, अच्छा करता है। इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, देखो हाँ इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है। अगर उद्यमी को भी रहेगा तो इंडस्ट्री लगाएगा, इंडस्ट्री लगाए तो उसमें लोग काम करेंगे, काम करेंगे तो उसका सैलरी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो ये क्या करता है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाता है, ये इसका सही आंसर होगा। अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट को अनबैलेंस करता है, वो संतुलित करता है, यह भी आंसर बिल्कुल गलत है। तो कुल मिलाकर के सी इसका सही आंसर होगा कि पर कैपिटा इनकम ये इंक्रीज करता है, ठीक है। ज़्यादा समझाने वाला चीज़ है ही नहीं, जितना समझाने का चीज़ है उतना हम समझा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनी इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटल इलेक्ट्रिसिटी, इटी कम्स अंडर। देखो बाबू जब भी कोई इंडस्ट्री खड़ा करते हैं तो उसमें जो पैसा लगता है या कैपिटल लगता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। दो भाग में जो कैपिटल मेरा खर्च होता है ना, यानी पूंजी जो होता है, पूंजी को दो भाग में बांटते हैं। एक हमारा होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जो कि परमानेंटली उसमें हम इन्वेस्ट कर दिए, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। जैसे जो भी मशीन खरीदने में पैसा लगा, जो भी हमारा ज़मीन खरीदने में पैसा लगा, जो उसमें प्लांट बनाने में पैसा लगा, ये सब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। मशीन में हमारा प्लांट बनाने में, ठीक है, ये सब फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उस धंधा जब हम पूरा अपना प्लांट खड़ा कर दिए, सब मशीन को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए, तो उस धंधा को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, हमको मजदूर चाहिए, हमको मशीन चलाने के लिए उसका रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद उसका ख़राब हो तो उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए,
और मजदूर जो काम करेगा उसके सैलरी चाहिए। तो ये सभी चीज़ किस में आएगा, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है। तो इसमें वही पूछ रहा ना, जो रेंट लगे, जो सैलरी हो, जो बिजली बिल हो, ये सब वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है, क्योंकि फिक्स पूंजी लगाने के बाद ही इसका काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड एट सर्विस आर कॉल्ड। ये सब आप लोग बार बार देखेंगे, कहीं भी आप यूट्यूब पे भी क्लास देखिएगा तो क्या आएगा, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, एड आता है। तो एड क्या है, कोई भी पेड फॉर्म है किसी भी चीज़ का प्रचार करने का। टीवी देखिएगा, टीवी में भी किसी चीज़ का शैम्पू का प्रचार करते दिखेगा, कोई बड़ा बड़ा बैनर में कोई बल्ला का प्रचार कर रहा है, कोई हेलमेट का प्रचार कर रहा है, बहुत सारा चीज़ों का पेंट का प्रचार कर रहा है। तो ये सब क्या है, किसी चीज़ लोगों को पैसा देता है, पैसा देने के बाद वो क्या करता है, उस चीज़ों को प्रमोट करता है। तो इसको कहते हैं, इस चीज़ों को हम जानते हैं टेक्निकल वर्ड में हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट। किसी चीज़ को क्या करना है, एडवर्टाइज करना है ना, होता है ना, पैम्पलेट वगैरह छपवाना। क्या कर रहा है, अपने बिजनेस के बारे में बता रहा है लोगों को, खर्च करके पेड प्रमोशन कर रहा है। तो इसे हम पेड प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इसका नाम पब्लिसिटी नहीं कहते हैं, गुडविल नहीं कहते, पब्लिक रिलेशन नहीं कहते। इट इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाबू, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। तो इसके बारे में कौन नहीं जानता है, हर एक बार से जानता होगा, जो नहीं जानता है वो ध्यान से क्लास देखेगा जरूर जानेगा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब मेरे कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ सभी इंडस्ट्री को मिला करके उसके रेवेन्यू को मिलाते हैं, उसके बाद जितना भी खर्चा आता है, जितना भी रेवेन्यू आता है, उसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। मतलब पूरा कंट्री में सभी इंडस्ट्री मिला करके इतना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसे हम ग्रॉस कहते हैं, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी आता है, उसके बाद हो सकता है जीएनपी पूछ दे, तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, बहुत प्रकार का होता है, फिर ज़्यादा आपको जानना नहीं। तो इस जीडीपी पर पूछ रहा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द राइट आंसर। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज। तो सीडो क्या है ना, सीडो कुछ नहीं है, एक बैंक है जो कि क्या किया गया था, छोटे छोटे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक बैंक बनाया गया था जिसे हम सीडो के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ए में ही दिख रहा है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ द वर्कर आर मोर देन। ये चैप्टर तो पढ़ा चुके थे, लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, तो उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट हम पढ़ाए थे कि फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था, 1948 में लागू हुआ था। तो इस फैक्ट्री एक्ट में कहा गया है कि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 250 लोग से ज़्यादा लोग काम कर रहा है तो वहाँ पे कैंटीन बनाना अनिवार्य है, कैंटीन बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 250 कहाँ पे, बी 250 है, तो 250 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ द वुमेन। यहाँ पे कह रहा है बाबू कि फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत महिला को कब काम करने के लिए मना किया जाता है। तो महिला का काम करने का टाइम होता है 6 AM के बाद, ठीक है, और 7 PM के पहले। 6 AM to 7 PM, 6 AM के पहले बुलाए तो एकदम ये फैक्ट्री एक्ट के खिलाफ है। 7 AM के बाद बुलाए फिर भी फैक्ट्री एक्ट के खिलाफ माना जाता है। तो यहाँ पे देखो, सभी सरकार सभी लोगों के बारे में सोच के ही सब नियम बनाता है। बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 AM, यहाँ पे है ना 7 AM। तो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि कोई भी महिला कभी भी कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी बोले आज के बाद, अगर नहीं जानते होंगे कि आप इस समय में काम करिए, नाइट शिफ्ट में काम करिए, तो कभी भी आपको नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ये आपके फैक्ट्री एक्ट के खिलाफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर वीकली आवर शुड नॉट एक्सीड मोर देन। देखो, अगर कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो तो लीगली फैक्ट्री एक्ट के अनुसार 48 घंटा से ज़्यादा कोई भी काम नहीं करवा सकता है। मतलब एक दिन में 8 घंटा, तो 6 दिन से गुना करेंगे तो 48 घंटा होता है। 48 घंटा से ज़्यादा काम कराता है तो ये गलत है, ये लीगल नहीं है, फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन कर रहा है।
तो आप कोर्ट में जाके केस भी कर सकते हैं इस मुद्दा पे, अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है और बोल रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तब कोई हैरेस कर सकता है, लेकिन इस कानून को जानते हैं उसके बाद आपको ज़रूर पता होगा कि कितना घंटा हमको इंडस्ट्री में काम करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 48। इसके बाद अगर आप काम करिएगा तो उसके बदले क्या OT मिलेगा, और वो आपकी मर्जी पे है, काम करिए नहीं करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ILO। तो ILO के फुल फॉर्म तो हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, फिर भी ये क्वेश्चन आया है तो आप लोग जान लीजिए। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? ILO को बताए थे, आपका WHO को बताए थे ना, WHO का और बहुत सारा फुल फॉर्म बताए थे। इसमें ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो कहाँ पे है? D में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर, अच्छा सॉरी A में है, तो A आपका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट। तो ये भी हम बताए थे इस एक्ट के बारे में कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि 1962 में पारित किया गया था। इसमें क्या करते थे हम, अपने जो सैलरी होता है ना उसका कुछ हिस्सा हम PF अकाउंट में रखते थे, ताकि जब हम रिटायर हो जाएं तो यह पैसा जमा हो करके हमको मिले एक बार, ताकि हम बुढ़ापा में इसका यूज कर सके। तो इसमें हम सैलरी का कितना परसेंट हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मिनिमम कम से कम 12% कंट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो आज के बाद आपको PF कटेगा तो पता होगा कि 12% कटता है, जिसका नहीं कट रहा है तो भी आप लोग जान लीजिए कि PF जब भी कटता है तो 12% आपका सैलरी का कटता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेज अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेज। देखो कह रहा है ना कि कौन सा अमाउंट है जो कि पेमेंट वेजेज एक्ट कब ला गया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में हम बता दिए थे। तो इसमें कौन सा चीज़ को इंक्लूड किया गया? पेमेंट एक्ट जो था मेरा, पेमेंट वेजेज एक्ट था, उसमें क्या चीज़ को इंक्लूड किया गया? पहला है डियरनेस अलाउंस मतलब होता है महंगाई भत्ता। हाँ, तो इसको इंक्लूड किया गया था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा वैसे वैसे वर्कर का पेमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉय का पेमेंट बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा पेमेंट वेजेज एक्ट कहता था। तो देखते हैं ना, बोलता है कि महंगाई भत्ता बढ़ा, इतना परसेंट हमको मिल रहा है महंगाई भत्ता, यानी DLS अलाउंस। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं होता है पेमेंट वेजेज में, कोई भी जिक्र नहीं है, और ये सब तो कोई जिक्र है ही नहीं ओवर टाइम वगैरह का, अवार्ड वगैरह का। तो कुल मिलाकर के आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जब हम इस चैप्टर को भी पढ़ लिए OSH ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं कर सकते, क्या क्या इंक्लूड है? तो देखो सेफ्टी में पहला तो सेफ्टी रहेगा ही, और ये हेल्थ पे ध्यान देता ही है, और वेलफेयर, ये जो है जब आपका सेफ्टी में कुछ प्रॉब्लम हो, आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो, ये क्या करता है? अनुदान देता है कंपनी। क्या कि लीजिए, ये कंपनी आप डॉक्टर का खर्चा मेरे तरफ से, या तो इस दवाई का खर्चा मेरे तरफ से, हॉस्पिटल का खर्चा मेरी तरफ से। तो वेलफेयर का भी चर्चा इसमें किया गया है। तो कौन सा फैक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है? तो सैलरी के बारे में इसमें नहीं है कि सैलरी क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो D आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट। तो देखो 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा। पहला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एयर पोल्यूटेंट है, कभी भी नहीं। नाइट्रोजन एयर पोल्यूटेंट है, कभी भी नहीं। नाइट्रोजन तो एयर में 78% से पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग में यूजफुल है, लेकिन एयर पोल्यूटेंट हमारा माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का जब कंबसन करते हैं तो ऑक्सीजन कोई भी फ्यूल, मान लो मीथेन है या कोई डीजल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो आधा अधूरा जलता है ना, तो आधा अधूरा जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जिससे धुआं है ना, बीमारी होता है। ये पूरा धुआं टाइप का रहता है, काला काला स्मोक दिखेगा, तो उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन जनरेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स। कौन सा जो है स्कीम हमारा प्रोवाइड करवाता है हेल्थ इंश्योरेंस? तो इसके बारे में हम बताए थे। फैक्ट्री एक्ट तो वो नियम बताता है कैसे काम करना चाहिए, कितना घंटा काम करना चाहिए। प्लांटेशन लेबर एक्ट ये भी नहीं बताता। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट ये भी नहीं बताता है।
ये बताता है। देखो ईएसआई में हेल्थ के बारे में भी पढ़े थे ना, ईपीएफ और ईएसआई में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है, जिसमें आपका जीवन बीमा किया जाता है कि बीमार होइएगा या आपके पेरेंट्स जो आपके डिपेंडेंट है बीमार होगा, या तो जो महिला है वो प्रेग्नेंट होगी तो उस समय जब काम नहीं कर पाएगी तो उस समय उसका फुल सैलरी मिले, उसका खर्चा मिले, उसका बीमारी का इलाज का पैसा मिले। तो ये सब कहाँ ध्यान दिया गया है, ये सब आपको ईएसआई एक्ट में ध्यान दिया गया है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के का क्लास इतना ही होगा। आज जितना भी क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से बन सकता था आपका, और भी जो फैक्ट्री एक्ट वगैरह से जो भी क्वेश्चन बन सकता था उसको हम बता दिए हैं। तो इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछेगा, जितना हम समझा देते हैं उतना समझ लीजिएगा। सही से वीडियो अगर देख लिए हैं तो जो नेक्स्ट पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न के हिसाब से जो बोला रहा है, बार बार सब हल्ला कर रहा है कि जो न्यू क्वेश्चन अपलोड किया है निम्मी, तो उसमें क्या किया ना, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर को इंक्लूड कर दिया और बाकी कुछ नहीं। जो पुराना चैप्टर था, जो बच्चा पहले से ही पढ़ते आ रहा है, उसको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। उससे क्वेश्चन 100% बनेगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा चैप्टर उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे, और वो भी चैप्टर क्या इंग्लिश में है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है कि इंग्लिश में है हिंदी में, वहाँ भी अगर इंग्लिश में आएगा तो क्या करेगा, इसलिए उसके लिए आप लोग तैयार होना है। और जिसको मेरा ग्रुप से जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप से, वह टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि डीपीएस हंट के नाम से होगा। उसमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको सभी ट्रेड का और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग मैसेज करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बाबू। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल का इंतज़ार करना होगा आप लोग को। थैंक्स टू ऑल।